हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है। इस शब्द का पहले अर्थ समझ लेते हैं। तो इसमें माइटोज को अलग कर देते हैं। माइटोज होगा थ्रेड, और थ्रेड मतलब होता है सूत्र, या आप धागा भी कह सकते हो या तंतु कह सकते हो। थ्रेड माने होता है। और इसके बाद जो कॉन्ड्रियंस है, कॉन्ड्रियंस का मतलब होता है ग्रेन्यूल, और ग्रेन्यूल की हिंदी होती है कणिका। तो इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का अर्थ क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया का अर्थ हुआ सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया का अर्थ क्या हुआ? सूत्र कणिका हुआ। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका भी कहा जाता है। अब अगर इस शब्द के अर्थ के ऊपर परिभाषा बनाई जाए तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा होगी: यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार धागेनुमा या सूत्रनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। परिभाषा क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार धागेनुमा या सूत्रनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज को देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर वैज्ञानिक थे। कोलिकर ने सबसे पहले इन्होंने 1880 ईस्वी में की थी। कई जगह पर सन अलग अलग लिखे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 1880 सही है। यानी कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सन 1880 ईस्वी में की थी। और कैसे की थी? तो इन्होंने कीटों की रेखित पेशी में देखा था। कीटों की रेखित पेशियों में इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा और इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। ये इनको एक समझिए। और दूसरे पर इतिहास में ही अगर आगे चला जाए तो सन 1890 में वैज्ञानिक थे अल्टमान वैज्ञानिक ने क्या किया कि इन्होंने बताया कोशिकाओं में ये माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। यानी कोशिकाओं में इनकी उपस्थिति को दर्शाया था। इनकी उपस्थिति को बताया। ये जो अल्टमान वैज्ञानिक ने सन 1890 ईस्वी में कहा कि कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। और इन्होंने नाम क्या दिया था? तो इन्होंने इनका नाम बायोप्लास्ट कहा था। इन्होंने कोशिकाओं को क्या कहा? बायोप्लास्ट कहा था। बायोप्लास्ट नाम किसने दिया? तो अल्टमान ने बायोप्लास्ट नाम दिया था, जो अल्टमान वैज्ञानिक थे। और फिर इसके बाद तीसरे पॉइंट को अगर देखा जाए तो तीसरे पॉइंट पे बेंडा हुई। वैज्ञानिक बेंडा ने सन 1897 ईस्वी में, वैज्ञानिक जो बेंडा थे, इन्होंने 1897 ईस्वी में इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। जो बेंडा थे, इन्होंने नाम दिया। तो देखिए, कोलिकर ने खोज की, अल्टमान ने कहा कि कोशिकाओं में ये पाई जाती हैं और बायोप्लास्ट कहा था। जो बेंडा थे, इन्होंने इनका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। आपको यहीं पर बताते चलें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम भी कहा जाता है। कॉन्ड्रियोसोम भी इसका नाम है। माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। सूत्र कणिका कहा जाता है, मैंने आपको बताया था। और आपको बता दें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में वैज्ञानिक कोलिकर थे जिन्होंने खोज की, इनका पूरा नाम कभी पूछ लिया जाए तो अल्बर्ट वान
कोलिकर था इनका पूरा नाम, अल्बर्ट वान कोलिकर, ये कोलिकर का पूरा नाम था। चलिए अब माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को समझ लेते हैं। तो संरचना को समझने के लिए इसके चित्र को बनाते हैं पहले। तो प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ प्रोटीन और वसा की बनी दोहरी झिल्ली होती है। प्रोटीन और वसा की बनी होती है, ये प्रोटीन और वसा की बनी दोहरी झिल्ली होती है। तो दोहरी झिल्ली हम भी बना देते हैं इसमें। ये देखिए, तो प्रोटीन और वसा की इसकी जो झिल्ली होती है वो बनी होती है। हम बताएंगे क्या, कैसे बताएंगे। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ प्रोटीन और वसा की बनी दोहरी झिल्ली होती है। अच्छा, ये बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे जीवद्रव्य कला या प्लाज्मा झिल्ली थी। कोशिका में जैसे मैंने प्लाज्मा झिल्ली को बताया था, ये झिल्ली बिल्कुल प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसी ही होती है। तो इन दोनों परतों में या इन दोनों लेयर में या कह लीजिए कि इन दोनों झिल्लियों में जो सबसे बाहरी वाली झिल्ली होती है, ये वाली झिल्ली, ये चिकनी और लचीली होती है और इसे आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है। आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं इसे, आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है, या बाह्य झिल्ली हिंदी में कहें तो बाह्य झिल्ली कहा जाता है इसे। ये चिकनी होती है और लचीली होती है। ये जो बाहर वाली झिल्ली है ये अत्यधिक चिकनी और लचीली होती है। ये वाली बाहरी झिल्ली अत्यधिक चिकनी और लचीली होने के कारण कई गुना फूल सकती है। क्योंकि ये अत्यधिक चिकनी और लचीली होती है इसलिए ये कई गुना तक फूल सकती है। और जो ये अंदर वाली झिल्ली है, अंदर वाली झिल्ली अंदर की ओर धंसकर उंगली जैसी संरचनाएं बनाती है। इस तरह से अंदर की ओर धसी होती है और अंदर की ओर धंसकर जैसे हमारी उंगलियां होती हैं, बिल्कुल उंगलियों की जैसे संरचनाएं बनाती हैं। इस तरह से चित्र भी हम लोग बनाते जाएंगे जब संरचना लिखेंगे। तो इस तरह से उंगली सदृश संरचनाएं बनाती हैं और इन उंगली सदृश संरचनाओं को क्रिस्टी कहा जाता है। इनका नाम क्या है? तो इन्हें क्रिस्टी कहते हैं। इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है? सृष्टि। जो अंदर वाली परत थी ये अंदर की ओर धंस करके उंगली सदृश संरचनाएं बनाती हैं जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। और इसे जो अंदर वाली परत है इसे मैंने नहीं बताया, ये इनर मेम्ब्रेन कहलाती है। इनर मेम्ब्रेन कहलाती है, इसका नाम बताना भूल गए थे। तो ये इनर मेम्ब्रेन या आंतरिक झिल्ली कहलाती है और यही आंतरिक झिल्ली अंदर की ओर धंस करके उंगली जैसी रचनाएं बनाती हैं जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। और ये जो क्रिस्टी हैं, इन क्रिस्टियों पर असंख्य छोटी छोटी सी घुंडियां लगी रहती हैं। इन क्रिस्टियों पर असंख्य छोटी छोटी सी घुंडियां इस तरीके की लगी होती हैं सभी पर। इन घुंडियों को ऑक्सीसोम कहा जाता है। अगर इस क्रिस्टी को हम अलग बनाएं तो देखिए इस तरह से एक क्रिस्टी को यहां पर हम बना लेते हैं इस तरह से। तो इन पर ये छोटी छोटी घुंडियां लगी होती हैं, ये देखिए इस तरह से। और इन घुंडियों को ऑक्सीसोम कहते हैं, ऑक्सीसोम कहा जाता है, या इन्हें ही F1 कण कहा जाता है। F1 कण, F1 कण कहिए या ऑक्सीसोम कहिए, या इन्हें ही प्रारंभिक कण भी आप कह सकते हैं। प्रारंभिक कण या एलिमेंट्री पार्टिकल्स, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एलिमेंट्री पार्टिकल्स या प्रारंभिक कण, प्रारंभिक कण। तो सभी नाम याद रखेंगे, ऑक्सीसोम या F1 कण या प्रारंभिक कण इन्हें कहा जाता है। और आपको बता दें ये जो ऑक्सीसोम होते हैं प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में, हर एक माइटोकॉन्ड्रिया में इनकी संख्या जो होती है ये 10,000 से लेकर के 1 लाख तक होती है। 10,000 से 1 लाख तक पाई जाती हैं प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में। जो ऑक्सीसोम होते हैं कितने? 10,000 से 1 लाख तक, या 10 की घात 5 से लेकर के 4 से लेकर के 10 की घात 5 तक ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। F1 कण के बारे में कभी कभी टिप्पणी पूछ लेते हैं तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको और बता देते हैं। ये जो F1 कण अथवा ऑक्सीसोम होते हैं इनका आकार 80 से 100 एंगस्ट्रॉम। अगर इसको अलग हम बनाएं ऑक्सीसोम को तो देखिए ये इसमें आधार भाग, ये वृंत भाग और ये इस तरह से अगर इसको काट करके बनाया जाए, अलग एक बड़ा सा बनाया जाए, तो ये जो F1 कण हैं इन्हें क्या कहते हैं? F1 कण कहा जाता है। तो ये जो F1 कण है
ये F1 कण 80 से 100 अंगस्ट्राम तक होते हैं। 80 से 100 अंगस्ट्राम तक लंबे इनका आकार होता है। और मैंने अभी आपको बताया था कि प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में इन कणों की संख्या 10 की घात 4 से 10 की घात 5 तक होती है। कितना बताया था? 10 की घात 4 से लेकर के 10 की घात 5 तक होती है, यानी 10,000 से 1,00,000 तक होती है। और F1 कण में 3 भाग मैंने बताए। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? ये वाला आधार भाग कहलाता है, इसे क्या कहते हैं? आधार भाग कहा जाता है। इसे वृंत कहा जाता है, ये वृंत वाला भाग हो जाएगा। और इसे शीर्ष भाग कहा जाता है, शीर्ष हेड वाला भाग या सिर हम कह सकते हैं। और इसके आधार भाग में ये वाला जो भाग है, इस आधार भाग में ट्रांसफर चेन एंजाइम होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन एंजाइम। ये जो इसका आधार भाग है, इस भाग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन एंजाइम पाए जाते हैं। और इसके वृंत में तो नहीं, लेकिन इसके शीर्ष भाग में, ये जो शीर्ष वाला भाग है, इसमें एटी पेज या कह लीजिए कि एटीपी सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है। ये जो शीर्ष वाला भाग है, इसमें क्या पाया जाता है? एटीपेज या एटीपी सिंथेटेज एंजाइम इसमें पाया जाता है। और आधार भाग में मैंने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन एंजाइम पाया जाता है। तो प्रत्येक ऑक्सीसोम के 3 भाग हो गए, आधार, वृंत और शीर्ष। जो आधार भाग है, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन एंजाइम पाए जाते हैं। जो शीर्ष भाग है, इसमें एटीपेज या एटीपी सिंथेटेज एंजाइम पाए जाते हैं। एक प्रश्न यहाँ पर बनता है, अगर आपसे पूछा जाए कि एटीपी के संश्लेषण के लिए F1 कणों में कौन सा एंजाइम होता है, तो बताएंगे एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। क्या प्रश्न आएगा? एटीपी के संश्लेषण के लिए, एटीपी के बनने के लिए F1 कणों में कौन सा एंजाइम होता है, तो बताएंगे एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। और इसके आधार भाग में कौन सा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन एंजाइम होते हैं। और ये जो ऑक्सीसोम होते हैं, इन्हीं ऑक्सीसोम में एडीपी से या एडीपी के फास्फोरिलीकरण से एटीपी बनते हैं। इसमें क्या बनता है? ऑक्सीसोम जो होते हैं, एडीपी के फास्फोरिलीकरण से एटीपी का निर्माण होता है या एटीपी बनते हैं कह लीजिए। और अगर पूछा जाए फास्फोरिलीकरण क्या है, तो बताएंगे हाइड्रोजन आयन से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, उनकी ऊर्जा से एडीपी से ऊर्जा मुक्त एटीपी अणु बनते हैं, जिसे फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। तो ये जो F1 कण हैं, इन्हीं F1 कणों में श्वसन एंजाइम व इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र एंजाइम पाए जाते हैं। श्वसन एंजाइम इनमें कौन कौन से पाए जाते हैं? श्वसन एंजाइम व इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र के एंजाइम पाए जाते हैं, ये जो होते हैं। और ये श्वसन श्रृंखला बनाते हैं या रेस्पिरेटरी चेन बनाते हैं। चाहे आप कहें श्वसन श्रृंखला बनाते हैं, चाहे रेस्पिरेटरी चेन का निर्माण करते हैं। देखिए, आप लोगों को एक बात यहाँ पर बताना भूल गए, ये जो बाह्य लेयर है, ये लगभग 60 अंगस्ट्राम मोटी होती है। इसकी मोटाई कितनी होती है? लगभग 60 अंगस्ट्राम। और जो आंतरिक लेयर है, ये लगभग 64 अंगस्ट्राम मोटी होती है। बाह्य लेयर लगभग 60 अंगस्ट्राम, आंतरिक लेयर लगभग 64 अंगस्ट्राम मोटी होती है। देखिए, ये तो हुई क्रिस्टी की बात या ऑक्सीसोम की बात। अब इसके अंदर ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं, पूरा यहाँ से ये खाली स्थान जो देख रहे हैं, ये अर्ध तरल पदार्थ से भरी गुहा होती है। ये जो आप देख रहे हैं खाली वाला भाग पूरा, ये अर्ध तरल पदार्थ से भरी गुहा होती है। और इसे मैट्रिक्स बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? तो इसे मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स, अर्ध तरल पदार्थ से भरी गुहा, ये पूरी क्या कहलाती है? बीच का जो भाग क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। और इस मैट्रिक्स में मुख्य रूप से क्या क्या होता है? एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से एंजाइम्स होते हैं। और क्या क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए पाया जाता है, डीएनए होता है। और इसी में राइबोसोम भी पाए जाते हैं। अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या पाया जाता है उसके मैट्रिक्स में,
तो एंजाइम्स पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स होता है इसके मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, उसके जो बीच में खाली स्थान होता है इसमें पाए जाते हैं। और इसके मैट्रिक्स में जो एंजाइम होते हैं इनका संबंध श्वसन क्रिया से होता है। यानी ये जो इसके मैट्रिक्स में एंजाइम पाए जाते हैं इनका संबंध किससे होता है? तो इनका संबंध श्वसन क्रिया से होता है, जो रेस्पिरेशन से होता है। किसका? एंजाइम्स का। और इसमें न्यूक्लिक अम्ल कौन सा पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। चलिए अब माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों को समझ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर होने वाले ऑक्सी श्वसन का स्थल है, जहां मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट और वसा के ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो सूत्र कणिका है, ये सेल के अंदर होने वाले ऑक्सी श्वसन का स्थल है, ऑक्सी श्वसन का केंद्र है, जहां पर होता क्या है? मुख्य रूप से जो कार्बोहाइड्रेट है और वसा है इसका ऑक्सीकरण होता है और इसके ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, ऐसे हम कह सकते हैं, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। यानी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा तो ऊर्जा मुक्त होगी। और ये रिएक्शन है C6H12O6 प्लस 6O2 और एंजाइम की उपस्थिति है 6CO2 प्लस 6H2O और ऊर्जा उत्पन्न हुई। इस तरह से ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। अब ये जो ऊर्जा मिली यह एटीपी के रूप में बंधित हो जाती है। यानी जो ऊर्जा प्राप्त हुई ये एटीपी के रूप में संचित हो जाती है, बंधित हो जाती है। और यह ऊर्जा कोशिका की विभिन्न क्रियाओं में यूज होती है, प्रयोग होती है। इस प्रकार ऊर्जा मुक्त करने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस भी कहा जाता है। क्योंकि ये ऊर्जा मुक्त करता है इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। अंग्रेजी में कहें तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और जो एटीपी है, एटीपी को कोशिका का ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। यानी एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है, कॉइन्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। आपको बता दें कि विभिन्न जीवों की कोशिकाओं एवं एक ही जीव की विभिन्न कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग होती है। यानी विभिन्न जीव जो अलग अलग जीव होते हैं उनकी कोशिकाओं में, अथवा एक ही जीव है तो उसकी अलग अलग कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग होती है। कशेरुकियों की प्रत्येक कोशिका में कई सौ से लेकर कई हजार तक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। जो कशेरुकी हैं, जो रीढ़ की हड्डी वाले जंतु होते हैं, इनकी हर एक कोशिका में कई सौ से लेकर कई हजार तक माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। अगर यकृत की बात करें तो सामान्य यकृत कोशिका में 1000 से 1600 तक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है ये सक्रिय कोशिकाओं में अधिक होती हैं। जो सक्रिय कोशिकाएं होती हैं, एक्टिव सेल्स होती हैं, इनमें अधिक होती है। जैसे पेशी कोशिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ये एक्टिव होती हैं, सक्रिय होती हैं, हमेशा इनका कार्य रहता है। इसलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। क्योंकि ये कोशिकाएं ज्यादा एक्टिव रहती हैं, अतः इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा पाई जाती हैं। तो आशा है आप सभी लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।